शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में भर भर के पोटेंशियल स्पॉयलर्स आने वाले हैं। पोटेंशियल क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए मैंने विचर बुक्स और गेम्स के रिसोर्सेज को रेफर किया था। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शो के क्रिएटर्स विचर लोर को थोड़ा सिंपल बनाने, एक्चुअल स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ओरिजिन को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। अगर आपको सीजन 3 एकदम फ्रेशली एंजॉय करना है तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो। बाकी लोग जो स्पॉयलर्स के बावजूद भी स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखना। आई नो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर एम्परर एमिर की स्टोरी जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे, बट मैंने जानबूझकर उसे सबसे लास्ट में रखा है। भरोसा रखो, एमिर के आर्क को सुनने के बाद आपका पूरा मूड बदल जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए देखना। तो सीजन 2 की स्टोरी का सबसे बड़ा हिस्सा मोनोलिथ्स और कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स थे। अब भी बहुत लोगों को ये कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स वाला फंडा समझ में नहीं आया। विचर की मल्टीवर्स में ढेर सारी अलग अलग रियलिटीज, रम्स और स्पीयर्स मौजूद हैं। जिस प्लैनेट पर यह सारी कहानी चली थी उस प्लैनेट का भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, सारे बस उसे वर्ल्ड बुलाते हैं। इस वर्ल्ड में भी मेन कहानी एक कॉन्टिनेंट पर चली थी। वर्ल्ड की तरह ही इस कॉन्टिनेंट का भी कोई नाम नहीं था। कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स का सबसे सिंपल मतलब यह है कि अलग अलग रियलिटीज का आपस में मिलना। कंजंक्शन से पहले सारे रम्स अलग अलग हुआ करते थे, बट बाद में सब भेड़ मिसल हो गया। अलग अलग रियलिटीज और स्पीयर्स से मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स इनकी दुनिया में आने लगे। कंजंक्शन से पहले इस कॉन्टिनेंट पर एल्व्स, डॉर्स और नोम्स रहा करते थे। ह्यूमंस ने इन सबको मिलाकर एक ही रेस बना दिया, एल्डर रेस। तो एल्डर रेस यानी कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल निवासी। ह्यूमंस यहाँ कंजंक्शन के बाद आए थे, तब इस कॉन्टिनेंट पर एल्डर रेस का डोमिनेंस था, बट ह्यूमंस ने यहाँ आते ही एल्डर रेस का कत्लेआम शुरू कर दिया और मेजॉरिटी एल्डर रेस को मारकर कॉन्टिनेंट पर अपना राज कायम किया। कंजंक्शन से पहले मल्टीवर्स में ट्रैवल करना बड़ा आसान काम था, बट कंजंक्शन के बाद रम्स आपस में मिल गए और तब लोगों को लगा कि बचे हुए रम्स गायब हो गए। शो के हिसाब से कंजंक्शन के वक्त जहां जहां वो स्पीयर्स टकराए वहां ये मोनोलिथ्स उभर आए, बट बाद में स्ट्रेट ने साबित कर दिया कि मोनोलिथ्स टकराने की निशानी नहीं बल्कि दूसरे रम्स को जोड़ने वाले पोर्टल हैं। यानी कंजंक्शन के बाद भी अलग अलग रम्स मौजूद हैं, गायब वगैरह कुछ नहीं हुए। पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, बट लास्ट एपिसोड्स में सीरी और येनिफर यूनिकॉर्न्स के बारे में बात कर रहे थे। बुक्स में यूनिकॉर्न्स ऐसे जानवर थे जो मल्टीवर्स में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। कंजंक्शन के बाद मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का बस स्पाइरल ही एक जरिया था। आई थिंक शो में इन्होंने स्पाइरल वे को मोनोलिथ्स के साथ रिप्लेस कर दिया। मल्टीवर्स में ट्रैवल करना है तो मोनोलिथ्स के थ्रू जाओ। बेसिकली इसके जितना डीप में जाओगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। होपफुली मल्टीवर्स, कंजंक्शन ऑफ द स्पीयर्स और मोनोलिथ्स का वर्किंग अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वाइल्ड हंट की, क्योंकि वाइल्ड हंट का भी मल्टीवर्स ट्रैवल के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। बुक्स में इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा वास्ट है। वाइल्ड हंट पहले एल्व्स थे जो कंजंक्शन के बाद दूसरे प्लैनेट पर चले गए, वहां के ह्यूमंस और यूनिकॉर्न्स को मारकर उन पर राज किया, और जब राज करने के लिए कोई गुलामी नहीं बचा तो ये मल्टीवर्स में गुलामों को ढूंढते फिरने लगे। बट सीजन 2 के मेकिंग ऑफ वीडियो में हमें हिंट्स मिले कि शो वाइल्ड हंट की स्टोरी को सुपर सिंप्लीफाई कर देगा। इसमें भी वाइल्ड हंट के मेंबर्स एल्व्स ही थे, डार्क एल्व्स यानी दूसरे प्लैनेट पर जाकर बसे एल्व्स। ये डार्क एल्व्स मल्टीवर्स में चलने वाले कांस्टेंट टाइम लूप में अटके हुए थे। इन्हें किसी भी तरह अपने लूप से बाहर निकलना था। जैसे ही इन्हें सीरी के एल्डर ब्लड और टेलीपोर्टेशन पावर के बारे में पता चला, वाइल्ड हंट सीरी के पीछे पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीरी उसके स्पेशल पावर्स की मदद से वाइल्ड हंट को उनके लूप से आजाद कर सकती है। आई मीन कहीं ना कहीं तो शॉर्टकट स्टोरी डालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हर एक कैरेक्टर को लेकर स्पिन ऑफ शोज बनाने पड़ेंगे। इतना बड़ा है विचर का लोर। तो वाइल्ड हंट यानी मल्टीवर्स में भटकते हुए घुड़सवार जिन्हें सीरी चाहिए, और जो बंदा सीरी को पुकार रहा था उसका नाम एरिडिन है, वाइल्ड हंट का लीडर या राजा। ओके, अब एल्डर ब्लड क्या है और सीरी का लारा डोरल के साथ क्या कनेक्शन? सारा कंफ्यूजन एल्डर नाम को लेकर है। एल्व्स एल्डर रेस का सबसे बड़ा पार्ट थे। लारा डोरल भी एक एल्व थी, तो क्या सारे एल्व्स के ब्लड को एल्डर ब्लड कहा जाएगा? क्योंकि नाम सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है, एल्डर ब्लड वाले एल्डर रेस। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। एल्डर ब्लड या एल्डर जीन सिर्फ निहायती पावरफुल एल्व्स के पास ही होगा, वो भी मेनली फीमेल एल्व्स के पास। लारा डोरल उन्हीं में से एक थी। तो सीरी के पास एल्डर ब्लड कैसे आया? क्योंकि सीरी लारा की पर 10 बार पर पोती है, यानी लारा डोरल सीरी की लॉन्ग डिस्टेंस ग्रैंड मदर है। क्लियर? अब ग्रैंड मदर कैसी बनी उसकी बुक में अलग कहानी है, शो में थोड़ा अलग दिखाया है, तो दोनों को मिलाकर हम एक सिंपल कहानी बना देते हैं।
ह्यूमन से बदला लेने एल्व्स ने लारा डोरेल नाम की एक पावरफुल योद्धा बनाई। अगर आगे की कहानी भी बुक्स के हिसाब से गई तो लारा को एक ह्यूमन से प्यार हो गया, एक जादूगर ह्यूमन से। फिर उन्हें हाफ ह्यूमन और हाफ एल्व बच्ची हुई। बच्ची को जन्म देते ही लारा डोरेल मारी गई। अब क्योंकि ये लारा डोरेल की बच्ची है, उसके अंदर भी एल्डर ब्लड था। बुक्स में लारा की बेटी को रेडानिया की रानी ने अडॉप्ट कर लिया। फिर बड़ी होने के बाद लारा की बेटी की ह्यूमन से शादी हुई और इस तरह से लारा डोरेल का फीमेल वंश आगे बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल वंश, क्योंकि बस फीमेल्स में ही लारा का एल्डर ब्लड जीन होता है। सीरी की मम्मी पवीटा में भी वो पावर्स थे, तो उस हिसाब से कलांथे में भी होने चाहिए ना। बट जैसे कि सीजन 1 के कलांथे ने बताया, एल्डर ब्लड के पावर्स ने उसे स्किप कर दिया था। बट वेट, अगर लारा डोरेल के सारे ही फीमेल वंश में एल्डर ब्लड है तो सीरी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है? क्योंकि लारा डोरेल ने मरने से पहले ह्यूमंस को श्राप दिया था। लारा का श्राप और इथलीन की प्रोफेसी एक ही बात बताती है, एल्डर ब्लड का 10वां वंश AKA सीरी अपने अल्टीमेट पावर्स की मदद से ह्यूमंस का सफाया करके एल्व्स को उनका हक वापस दिलाएगी। ट्रिस ने शायद उसके विजन्स में यही देखा होगा कि सीरी ह्यूमंस के अगेंस्ट 200% थैनोस मोड में चली गई। गेट इट? 200%। एनीवेज, तो एक ही झटके में एल्डर ब्लड, लारा डोरेल, इथलीन प्रोफेसी, सीरी के पावर्स सब क्लियर ना? इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ओके, येनिफर ने केहर को क्यों बचाया? उसे तो वो छोड़कर भी भाग सकती थी। वेल, उसने ऐसा सिर्फ और सिर्फ ब्रदरहुड से बदला लेने के लिए किया। बहुत ईगो है ना तुम में। लो, तुम्हारे नाक के नीचे से इसे भगा के लेके जाऊंगी। बस स्टेटमेंट पीस, उसे केहर से कोई लेना देना नहीं। अगर वो केहर को नहीं छुड़ाती तो यस्कियार से नहीं मिलती। फिर यस्कियार गेराल्ट को येनिफर और वोल्थमेर की कहानी नहीं बताता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू डेस्टिनी। येनिफर को केहर से कोई हमदर्दी नहीं। पिछले सीजन में अकेली पूरी फौज मार चुकी है उसकी। डीक्स्ट्रा और फिलिपा क्या चाहते हैं? आइनोकेस ने विजिमिर को बताया कि वो सीरी को ढूंढकर उसकी सिंट्रा पर कब्जा करने में मदद करेगा। पर एपिसोड 8 का एंडिंग सीन देखकर लगा कि इन्हें भी सीरी के एल्डर ब्लड ओरिजिन के बारे में पता था। प्रीटी श्योर कि इन दोनों का कोई अलग ही एजेंडा है। जो भी है, यस्कियार फालतू में पिसेगा इनके बीच। वैसे फिलिपा और डीक्स्ट्रा दोनों के ही एक्टर्स एकदम परफेक्ट ढूंढे हैं। एम्परर एमिर और निल्फगार्ड के बारे में बात करने से पहले एक और बड़े स्पॉइलर की बात कर लेते हैं। लिडिया और रेंस का बॉस AKA विल्गफोर्ड्स। यप, ये दोनों पक्का उसी के लिए काम करते हैं। ऑलरेडी पिछले सीजन में हम विल्गफोर्ड्स को पलटी मारते हुए देख चुके हैं। इस सीजन में तो वो ब्रदरहुड का हेड बन गया, अब अंदर से गेम खेलेगा। बट क्यों? और इसको क्या चाहिए? लैम्बार्ड को छोड़कर बाकी सबको तो सीरी ही चाहिए। बुक्स में विल्गफोर्ड्स सीक्रेटली एम्परर एमिर के साथ मिला हुआ था, पर सीरी को ढूंढने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि विल्गफोर्ड्स को भी अपने पावर्स बढ़ाने सीरी का एल्डर ब्लड चाहिए था। मे बी शो के क्रिएटर्स विल्गफोर्ड्स और एम्परर एमिर के साथ का कनेक्शन थोड़ा चेंज करके इसे बस पावर हंग्री मेज बना देंगे। तो विल्गफोर्ड्स को सीरी इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर लारा डोरेन का जीन है। अब बात करते हैं सीजन 3 के सबसे बड़े स्पॉइलर कैरेक्टर की, एम्परर एमिर AKA द व्हाइट फ्लेम AKA डूनी, सीरी के पापा। पूरी गारंटी है कि शो क्रिएटर्स इतने बड़े कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी में बड़े चेंजेस करेंगे। बट फिर भी हम एम्परर एमिर की बुक्स वाली ओरिजिन स्टोरी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप कर लेंगे। एमिर जब 13 साल का था तब यूसरफन नाम के एक बंदे ने एमिर के पापा को मारकर निल्फगार्ड पर कब्जा कर लिया। फिर उसने ऐसे मजे के लिए निल्फगार्ड के प्रिंस एमिर को हेजहॉग बना दिया और महल से निकालकर जंगल में फेंक दिया। निल्फगार्ड से निकाले जाने के बाद एमिर ने अपना नाम बदलकर डूनी रख लिया और वो सिंट्रा चला गया। सिंट्रा पहुंचकर डूनी ने कलांते के हस्बैंड अर्लन वॉल की जान बचाई। बदले में अर्लन वॉल ने उसे लॉ ऑफ सरप्राइज ऑफर किया और लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से डूनी ने पवेटा पर हक जमा लिया। बाद में इसे कलांते की बेटी पवेटा से प्यार हुआ। डूनी और पवेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से वो पवेटा का हकदार भी था, यानी इसे किसी भी कीमत पर पवेटा चाहिए। थोड़ा हंगामा और एल्डर ब्लड के पावर शोडाउन के बाद कलांते फाइनली मान गई। पवेटा और डूनी की शादी होते ही डूनी का श्राप उतर गया। वही सब जो हमने सीजन 1 एपिसोड 4 में देखा था, लॉ ऑफ सरप्राइज एंड डेस्टिनी। एम्परर एमिर का असली आर्क तो यहां से शुरू होगा। बुक्स में सीरी के जन्म के बाद विल्गफोर्ड्स एमिर से मिलने चला गया और इसे इथलीन की प्रोफेसी बताई। ये इथलीन की प्रोफेसी और शो वाली प्रोफेसी अलग हैं। इसमें एक बर्फीला तूफान आकर दुनिया को खत्म करने वाला था और दुनिया को बचाने के लिए विल्गफोर्ड्स को एमिर की मदद चाहिए थी। उसके बारे में आगे बात करेंगे।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विल्कोवो चाहता था कि एमिर वापस निल्फगार्ड जाकर वहां पर अपना राज कायम करे। बेसिकली इन्हें ढेर सारा पैसा और पावर चाहिए था। एमिर फौरन मान गया, बट कलांदे से बचने इसने प्लान बनाया कि ये निल्फगार्ड जाने से पहले पवेचा, सीरी और खुद को एक फेक शिप एक्सीडेंट में मरा हुआ घोषित कर देगा ताकि कोई इनके पीछे ना आ सके। पर एमिर का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। पवेटा को इसकी प्लान की भनक लग गई, उसे निल्फगार्ड नहीं जाना था। पवेचा ने ऑलरेडी सीरी को शिप से बाहर निकाल दिया। ये पता चलते ही एमिर ने गुस्से में पवेटा को शिप से धक्का दे दिया और पवेचा पानी में गिरकर मर गई। पवेटा के मरने के बाद एमिर पूरी तरह से टूट चुका था, बट समय रहते विल्कोवो ने उसे बचा लिया। सदमे से रिकवर होने के बाद एमिर ने निल्फगार्ड पर वापस कब्जा कर लिया। अपने सारे अपोनेंट्स को मारकर उनकी कब्र के पत्थरों को महल में सजाने के बाद एमिर को व्हाइट फ्लेम का नाम मिला। बुक्स में एमिर सीरी को क्यों ढूंढ रहा था उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी, बट आप पूछ ही लोगे। सो हियर वी गो, ब्रेस योरसेल्फ। विल्कोवो ने एमिर को बताया कि एथलीन की प्रोफेसी से बचने का बस एक ही रास्ता है, एमिर को सीरी से शादी करके बच्चा पैदा करना होगा। यप, एमिर को दुनिया बचाने खुद अपनी बेटी से शादी करनी होगी और बच्चा भी पैदा करना होगा। अगर शो में ऐसा कुछ दिखा दिया ना तो भाई ऑफिशियली ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स का बाप बन जाएगा। पर सीजन 2 में ऐसा फील हो रहा था कि शो और बुक की प्रोफेसीज अलग अलग हैं, यानी होपफुली एमिर के सीरी को ढूंढने का रीजन भी अलग होगा। ओके, आई थिंक इतने स्पॉयलर्स काफी हैं। अभी थोड़ा ब्रेक लेकर बुक वाले एमिर की स्टोरी लाइन को डाइजेस्ट करना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one. Subscribing to this channel is your destiny.